अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव आयोग फिर से सुर्खियों में है और इस देश के विपक्ष ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर भी तमाम प्रश्न चिन्ह लगातार खड़े किए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष के उठे हर सवालों का जवाब जब भी विपक्ष की तरफ से हुआ है दिया है और लिखित बयान भी जारी किए हैं। लेकिन चुनाव आयोग कोई आज से सवालों के घेरे में नहीं है। चुनाव आयोग पर हमेशा जो पार्टियां चुनाव हारती हैं वो समय समय पर आरोप लगाती रहती हैं, भूमिकाएं भले बदलती रही हूं। कोई सत्ता में है तो प्रतिपक्ष वाला आरोप लगाएगा, जब प्रतिपक्ष की पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर जो सत्ता से प्रतिपक्ष में गया होता है वो भी आरोप लगाता है। बहनों भाइयों, तमाम बातों के बीच इसमें आज तक कोई क्रेडिबल एविडेंस कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक हो सकती है या ईवीएम में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा कोई क्रेडिबल एविडेंस अब तक सामने नहीं आया, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रश्न चिन्ह राजनीतिक दल उठाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब 2012 का चुनाव मायावती हारी थी और 2017 का हारी थी, तब उन्होंने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि सारी ईवीएम में के जरिए वोट उनके छीन लिए गए हैं, जबकि वोट किए गए थे, इसके बावजूद उन्हें वोट नहीं मिले। इस बार भी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये आरोप लगाए। राहुल ने विस्तार से लेख भी लिखा है, अपोजिशन सवाल उठाता है। बीजेपी इस चुनाव आयोग का मुद्दा मानती है, लिहाजा वो इन्हें डिफेंड नहीं करती, लेकिन कहती चुनाव आयोग इसका जवाब दे। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेकर राहुल गांधी ने एक तकरीबन 11-12 समाचार पत्रों में एक एडिटोरियल आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जब सार्वजनिक रूप से कोई बात लिखते पढ़ते हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। पूरे देश के 140 करोड़ भारतीय अपनी सरकारें चुनते हैं। वो राज्य की सरकारें चुने या फिर केंद्र की सरकारें, उन्हें यह जानने का बिल्कुल हक है कि उनका वोट सही जगह पड़ा है या नहीं पड़ा है। बहनों भाइयों, जब ईवीएम नहीं था तब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। आपको याद होगा कि जब हर फेज के चुनाव होते थे तो दूसरी हेडलाइन मत प्रतिशत के बाद ये होती थी कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए और हिंसा कितने बड़े पैमाने पर हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवीएम और चुनाव आयोग की बेहतर होती कार्यप्रणाली के चलते हमने इस हिंसा को रोका है, इस मास बूथ कैप्चरिंग को रोका है। यंग पीढ़ी, जो यंग जनरेशन है, हो सकता है उसकी जहन में बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें ना हो या उसे पता ना हो, लेकिन जो भी 40s में है उन्हें पता है कि बूथ कैप्चरिंग क्या होती थी। एक श्रृंखला होती थी जहां आपके वोट आपकी आंख के सामने लूटे जाते थे और आप हेल्पलेस थे। तब न संचार का साधन था, न इतनी फोर्सेस थी, न चुनाव को लेकर कभी इतने ज्यादा प्रशासनिक इंतजामात होते थे। तमाम चीजें नैतिकता और शुचिता पर होती थी। खैर, अब वो चीजें नहीं रही, तो अब क्या है, अब टाइट सिक्योरिटी फोर्स है और इलेक्ट्रॉनिकली आपके वोट डाले जाते हैं। यानी वंस आपका वोट लॉक्ड हुआ, कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी तक कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं आया, लेकिन कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, जो प्रोग्राम किया जाएगा वही चल दिखाएगा। दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो तरक्कीशुदा मुल्क हैं जिन्होंने कभी ईवीएम को इस्तेमाल नहीं किया। जापान और अमेरिका इसके उदाहरण है, जो ईवीएम को नहीं चाहते। लेकिन हम कितने दिनों तक टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे? वो भी तब जब इस देश में करोड़ों वोटर्स के बीच चुनाव होता हो, तो हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब जब बात टेक्नोलॉजी पे आती है तो उसके साथ तमाम कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। राहुल गांधी का मुख्य आरोप क्या है? उनका मुख्य आरोप है कि वोटर लिस्ट प्रिपरेशन में गड़बड़ी की गई, 40 लाख अतिरिक्त मतदाता जोड़े गए, चुनाव की प्रक्रिया को बाधित किया गया। ईवीएम टेम्परिंग का वो डायरेक्ट आरोप तो नहीं लगाते, लेकिन इनडायरेक्ट आरोप वो लगाते हैं। अपोजिशन भी ये बात कह रहा है सॉरी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? हमें उस सच्चाई को जानना चाहिए, समझना भी चाहिए और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बहनों भाइयों, मेरा इस पर अलग मत है। अगर हम इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और अगर किसी के मन में भी शक शुबा है, थोड़ा भी डाउट है, तो बहनों भाइयों, ये लोकतंत्र पर उसकी आस्था के विपरीत बात होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के डाउट को क्लियर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सामने आकर डाउट क्लियर करना चाहिए।
हम लोगों को डिबेट के जरिए सारे डाउट्स एक्सपर्ट्स के सामने रखने चाहिए, उनकी ओपिनियंस लेनी चाहिए, तभी हम अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे। सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, इनकी भी ड्यूटी है। अगर आपके पास एविडेंस है देन यस, आइए और सबूत के साथ प्रस्तुत करिए, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो किसी एक व्यवस्था पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े करने पर भी सवाल किए जाएंगे। आज चर्चा को हम इसी केंद्र बिंदु के आधार पर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरोप हैं इनके पीछे की सच्चाई क्या है, तर्क क्या है, तथ्य क्या हैं और किस किस तरह के एविडेंस मौजूद हैं। तो बात एविडेंस बेस्ड होगी। तो कुछ बयान सुने। These are of course some questions to the Election Commission. Question number 1. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Second point, somehow voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores and the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. शब्द ही गैर जिम्मेदाराना है। आप हिमाचल जीत लेते हो, कर्नाटक जीत लेते हो, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। आप जब चुनाव हार जाते हो तो ये तो बचपन में सुना था ना कि जब जीतने लगो तो हम बहुत अच्छे क्रिकेटर और हारने लगो तो अंपायर गलत है। आप देखिए, उन्होंने 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चारों में चारों अलग अलग आंकड़े हैं। इतने वोट जुड़ गए, इतने वोट जुड़ गए, हर बार आंकड़े अलग अलग हैं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं। ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। ऐसे में अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। तो बहन भाइयों, आपने टॉप लीडर्स को अभी सुना कि इनकी ओपिनियंस क्या है। आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। एमएच खान साहब बीएसपी के पूर्व पदाधिकारी और विश्लेषक हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मोहम्मद अमीन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस चर्चा में